गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बसंत पुस्तक के अंतर्गत नीलकंठ पाठ का पाठ 3 समझा रही है। उसी पाठ को आगे का भाग समझाना चाहेंगे। आप ध्यान से सुने। जिस तरह से नीलकंठ ने उस सांप को पकड़ा और पकड़ करके उसके ऊपर चंचू से अपनी चोंच से प्रहार किया। प्रहार करने के कारण सांप घायल हुआ और घायल होने पर उसका मुंह जैसे ही खुला वो खरगोश उससे छूट गया और छूट कर करके वहां से भाग गया। इस तरह से नीलकंठ सभी पक्षियों की सहायता किया करता था, उनकी रक्षा किया करता था। उसने सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा, क्योंकि सांप ने उसको दबा लिया था। इसलिए वो हल्का सा घबराया हुआ वहीं पर पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सबों पहचान की, क्योंकि राधा ने देखा कि नीलकंठ उनकी सहायता कर रहा है। इसलिए राधा उनकी सहायता के लिए नहीं दौड़ी, बल्कि वो केकती रही, अर्थात चिल्लाती रही बराबर। और जब चिल्लाती रही तो सारे जानवर थे वो वहीं पर इकट्ठे हो गए जाकर के। हर जगह उसने सूचना प्रसारित कर दी। माली पहुंचा तो फिर हम सब पहुंचे। जब इतना ज्यादा हमने उसको चीखते हुए देखा तो लेखिका कह रही है कि जब माली वहां पहुंचा जाकर के जो उनकी रखवाली किया करता था, इसके बाद हम सब भी वहां पहुंचे। नीलकंठ अब सांप के 2 खंड कर चुका था। तब उस शिशु खरगोश के पास आया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना? यह उस पक्षी के रूप और स्वभाव देखकर समझ में आता है। अर्थात कहा जाता है भगवान कार्तिकेय का पक्षी का जो वाहन होता है वो मोर होता है। तो शायद इन्हीं सब स्वभाव के कारण ही कार्तिकेय ने उसको अपना वाहन बनाया। इस तरह से उसने उसको छुड़ाया भी, उस सांप को भी मार डाला और उसको छुड़ाया और रात भर अपने पंखों में उसको दबा करके बैठा रहा। इससे उसको गर्मी मिलती रही और सुबह तक वो सही हो गया। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा। सांप को मार तो देता है, लेकिन हम उसको बाज या चील की तरह हिंसक पक्षियों में शामिल नहीं कर सकते हैं। उसका जीवन एक क्रूर कर्म है। नीलकंठ में इसके बाद नीलकंठ की उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उसका मानवीकरण भी हो गया था। मानवीकरण होने का मतलब है, लेखिका बताना चाहती है कि वो पक्षी तो था, पक्षियों के जो गुण थे और या मोर के अंदर जो गुण होते हैं वो सारे गुण तो उसके अंदर थे ही। इसके साथ ही उसका मानवीकरण हो गया था, अर्थात मनुष्य की उन सारी क्रियाओं को वो समझने लगा था कि किस तरह से ये हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं या क्या चाहते हैं। उन क्रियाओं को समझता और फिर उन्हीं के अनुसार कार्य भी करने लगा था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजता, लय, ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूम कर वह किसी अलग स्थल पर ठहर जाता था। अर्थात वो अपने पंखों को फैला करके जब नाचता था तो भी वह लयबद्ध तरीके से नाचता था और वो लय का एक क्रम हुआ करता था। जब नीलकंठ नाचा करता था तो राधा भी नीलकंठ के समान इतना अच्छा नहीं नाच पाती थी, लेकिन परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। जब नीलकंठ नाचता तो राधा भी उसकी चारों ओर नाचा करती थी। वह नृत्यमग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती और बाएं पंख को स्पर्श करते हुए वह दाहिनी ओर चली जाती थी। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिसर दिखा था, अर्थात राधा भी उसी क्रम में नाचा करती थी, लेकिन इतना अच्छा नृत्य नहीं कर पाती थी जितना अच्छा नीलकंठ किया करता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है? लेखिका महादेवी वर्मा कहती है कि पता नहीं नीलकंठ ने ये सब कैसे जान लिया कि मुझे नीलकंठ का नृत्य अच्छा लगता है। इसलिए जब भी वो चिड़ियाघर के पास आती थी, नीलकंठ दौड़ करके आ जाता, अपने पंखों को फैलाता और पंखों को फैला करके
नाचने लगा था। लेखिका को उसका नृत्य बहुत भाता था, उसे बहुत अच्छा लगता था और उसे ये नीलकंठ को ये आभास भी होता था कि लेखिका उसके नृत्य को देख रही है। यह तो नहीं बताया जा सकता है, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता बनाकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हुआ। तब से वह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई थी। रोज वह करने लगा था। जब भी लेखिका आती वो उनके सामने नृत्य करता। प्रायः मेरे साथ कोई ना कोई विदेशी या देशी या विदेशी अतिथि भी पहुंचा करते थे और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो जाते थे। लेखिका जब भी उनके यहाँ कोई मेहमान आता था, देशी या विदेशी, लेखिका उसको भी अपने साथ ले जाती थी और जब वह नीलकंठ को इस तरह से नृत्य करते हुए देखती तो वो समझते थे कि शायद ये हमारे सम्मान में नृत्य करते हैं। तो उनको वो बहुत अच्छा लगता था और ऐसा लगता था कि जैसे कई विदेशी महिलाओं ने तो उसे परफेक्ट जेंटलमैन की भी उपाधि दी थी। जिस नुकीली पैनी चौथ से वह भयंकर बिस्तर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी आ जाती थी और विस्मय भी होता था। वृक्षों के फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष अधिक होते थे। अर्थात जिन चोंच से जब वह खरगोश को पकड़ता था तो उसका कर्ण वेदन हो जाता था, इतनी चोंच उसकी तीखी थी। लेकिन लेखिका कहना चाहती है कि जब मैं उसको अपने हाथों पर रख करके भुने चने खिलाया करती थी तो इतने होले से वो उठाता था कि कभी भी हमारे हथेली में उसकी चोंच की चुभन मुझे महसूस नहीं हुई। उसे फलों से अच्छे जब सुंदर वृक्ष में वसंत ऋतु में जब सुंदर से फूल और फल पत्ते निकलते थे, नए नए पत्ते निकलते थे वृक्षों में, ये उसको बहुत अधिक भाते थे। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लग जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में उसका रहना अस्थिर हो जाता था और उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। अर्थात वह इतना व्याकुल हो जाता था और लेखिका कहती उसे बाहर छोड़ना पड़ता था क्योंकि उसे बसंत ऋतु बहुत भाती थी। नए नए पेड़ों पर पत्ते, नए नए फूल आना उसे बहुत अच्छा लगता था और वह इतना अधिक उत्तेजित हो जाता था कि लेखिका कहती कि मुझे उसे जाली घर से बाहर निकालना पड़ता था और वह उस बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहता था। उस समय वह बहुत कूदता था। इस तरह से लेखिका ने उसकी नीलकंठ की बातों का बड़ा ही सुंदरता से वर्णन किया है, जो बहुत ही अच्छा है। अर्थात लेखिका नीलकंठ के स्वभाव से, उसके कामों से इतना ज्यादा प्रभावित थी कि लेखिका को उससे लगाव सा हो गया था और शायद वो ऐसा मानने लगी थी कि इसका मानवीकरण हो चुका है, अर्थात मनुष्यों जैसे गुण इसके अंदर आ चुके हैं। धन्यवाद।